Hello everyone, this is Anikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग जो आपका ये जो डिस्कशन रहेगा डिस्कशन 9 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 9 न्यू एम्पायर और न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए साम्राज्य और राजवंश हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं चंद्रगुप्त के बारे में, और जो आपके हर्षवर्धन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके राजवंश थे। और ये आपका जो वीडियो सेशन है आपकी टीचिंग एग्जाम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेड, यूपीटेड और अदर टेट एग्जाम्स के लिए, केवीएस, नवोदय, DSSB और TGT SST के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन 9 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 6 के लिए, और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और यह एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। मैं दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 6 हिस्ट्री का कंटेंट है, ये आपके सारे चैप्टर्स। और फ्रेंड्स, ये आपका लेसन 9 है न्यू एम्पायर एंड किंगडम, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 9 न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। और इस लेसन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम्स में। असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन के लिए हिस्ट्री सेक्शन में आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस लेसन से। और इस वीडियो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस लेसन के हर एक टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको समझ में आ। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स। ये आपकी क्लास 6 हिस्ट्री का लेसन 9 है न्यू एम्पायर एंड किंगडम, यानी नए साम्राज्य और राज। और इस लेसन में समाधान जो हमारे प्राचीन भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का पता लगाते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है लेसन, विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों के उत्थान और पतन, यानी कि जो आपका एम्पायर है किस तरीके से राइज हुआ, किस तरीके से फॉल हुआ किंगडम का, और उनके नेतृत्व करने वाले शासकों और भारतीय समाज पर उनके प्रभाव की क्या व्याख्या रही, क्या व्याख्या करता है। और आप हर्षवर्धन और चालुक्य जैसे शक्तिशाली शासकों, उनकी प्रशासनिक प्रणालियों और संस्कृति और वास्तुकला में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। हम लोग इस लेसन 9 में न्यू एम्पायर एंड किंगडम, जिसका नाम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम, और आपको दिया गया है कि जो आपका लेसन 9 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गुप्त राजवंश एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया था। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज उभरे जिनमें उत्तर भारत में हर्षवर्धन द्वारा शासक वर्धन राजवंश और दक्षिण भारत में पल्लव शामिल थे। राजा हाथियों, रथों, घुड़सवारों, पैदल सैनिकों से युक्त एक सुव्यवस्थित सेना पर निर्भर रहते थे। सामंत नामक शक्तिशाली भूस्वामी भूमि अनुदान के बदले में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बिकम हेरिडिटी, कुछ प्रशासनिक पद वंशानुगत हो गए, और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन हो गया। और स्थानीय विधानसभाओं ने दक्षिण भारतीय प्रशासन में भूमिका निभाई, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये कविताएं दरबारी कविताएं द्वारा अपने शासकों की प्रशंसा में रची गई थी। समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन की प्रशंति इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। और एनसीईआरटी के लेसन में समुद्रगुप्त की प्रस्तुति के आधार पर वर्गीकृत आर्यावर्त, दक्षिणापथ और पड़ोसी क्षेत्रों के शासकों का उल्लेख है इस लेसन में। और आप आर्यावर्त और दक्षिणापथ के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सकते हैं। डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहला आपको एक
दिया गया है अरविंद प्ले आर्ट। फ्रेंड्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अरविंद एक राजा की भूमिका में है, क्योंकि आपका जो लेसन है न्यू एम्पायर एंड किंगडम के बारे में है। और सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक है सबसे पहले एक वैल्यू बेस्ड टॉपिक आपका उठाती है, तब लेसन स्टार्ट करती है। अरविंद को स्कूल के नाटक में राजा की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उसे उम्मीद थी कि एक शानदार पोशाक पहनकर पूरी गंभीरता से मार्च करेगा, अपनी मूंछों का घुमाएगा और चांदी के कागज में लिपटी तलवार को जोश के साथ चलाएगा। कल्पना कीजिए कि उसे कितना आश्चर्य हुआ कि तब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीत का राजा वह कौन था, उसने सोचा। आइए जानते हैं कौन थे। सबसे पहला आपका टॉपिक है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस, यानी कि सत्तियां और वे हमें क्या बताती। माना जाता है कि अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त की भूमिका निभा रहे थे, जैसा आपको इस बॉक्स में दिया गया है। इसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित एक लंबे शिलालेख में जानते हैं कि इसे शेषन ने काव्य के रूप में लिखा था, जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। और यह शिलालेख एक विशेष प्रकार का है जिसे प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा में। हालांकि प्रशस्ति कुछ शासकों के लिए लिखी गई थी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेसन 8 में, जिसमें जैसे गौतमी पुत्र थे सातकर्णी, लेकिन गुप्त काल से वे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त प्रसिद्धि। लेट अस सी, जैसा हम लोग देख सकते हैं कि वाइट समुद्रगुप्त प्रसिद्धि टेल्स यूएस, जो कवि ने राज्य की प्रशंसा बहुत ही प्रशंसित शब्दों में की। एक योद्धा के रूप में, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने युद्ध में विजय प्राप्त की, जो विद्वान था और कवियों में श्रेष्ठ था। इज आल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड, उन्हें देवताओं के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति बहुत लंबे वाक्य में लिखी गई थी, ऐसे ही एक वाक्य का अंश यहाँ प्रस्तुत दिया गया। समुद्रगुप्त द वॉरियर, योद्धा समुद्रगुप्त आए जानते हैं, जिसका शरीर अत्यंत आकर्षक था तथा जो युद्ध कुल्हाड़ियों, बाणों, शूल, बाणों, कांटों वाले बाणों, तलवारों, लौ के डंडों, बर्छों, कांटों वाले बाणों, लंबे बाण तथा अन्य उनके अनेक हथियारों के कारण उत्पन्न सैकड़ों घावों के प्रचुर सौंदर्य से ढका हुआ। जैसा आपको ये दिया गया है कि क्या जो किंग है, राजा जिसने खेला बीना, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुण भी को दर्शाए गए हैं, जैसे कि यह सिक्का जिसमें उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप लोग एनसीईआरटी लेसन 9 में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ यू लुक एट मैप नंबर 7, जैसा आप लोग मैप नंबर 7 में देख सकते हैं, जो पेज नंबर 87 में गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, कि आपको हरे रंग से छायांकित एक छेद दिखाई देगा। आपको पूर्वी तट पर लाल बिंदु की एक श्रृंखला भी मिलेगी और आपने बैगनी और नीले रंग से चिन्हित क्षेत्र भी मिलेंगे। यह मानचित्र प्रस्तुति में दी गई जानकारी पर आधारित है और हरिसेना 4 अलग-अलग प्रकार के शासकों का वर्णन करता है और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में हमें बताता है। पहला है आपका आर्यावर्त के शासक। मानचित्र पर हरे रंग से छायांकित क्षेत्र, यहाँ 9 शासक थे जिन्हें उखाड़ दिया गया और उनके राज्यों को समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया था। सेकंड है दक्षिणापथ के शासक, या 12 शासक थे जिनमें से कुछ की राजधानी मानचित्र पर लाल बिंदुओं में से चिन्हित है। पराजित होने के बाद उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसने उन्हें फिर में से शासन करने की अनुमति दे दी। थर्ड है पड़ोसी राज्य का आंतरिक घेरा, जिसमें असम, तटीय क्षेत्र, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गण संघ शामिल हैं। जैसा हम लोगों को लेसन 5 में हम लोगों को याद होगा कि जिन्हें मानचित्र पर बैगनी रंग से चिन्हित किया गया है, वे कर लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। अब आपको फोर्थ पॉइंट दिया गया है, देखिए मानचित्र पर नीले रंग से चिन्हित सुदूरवर्ती क्षेत्र के शासक संभवतः कुषाणों और शकों के वंशज थे तथा श्रीलंका के शासक थे, जिन्होंने उनके अधीन रहकर अपनी बेटियों से विवाह का प्रस्ताव, जैसा आपको मैप नंबर 7 में आपको गिवन है। और ये आपके इनर स्टेट है, आउटर स्टेट और आर्यावर्त है, और ब्लू से आपकी सिटीज और रेड से सिटीज कॉन्क्वर्ड बाय द गुप्ता, यानी कि गुप्तास के द्वारा जो शहर कैप्चर किए गए। अगला है अब आपका जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजिस्ट का मीन्स होता है आपका वंशावली। अधिकांश प्रस्तुतियों में शासक के पूर्वजों का उल्लेख किया गया है। इस प्रस्तुति में समुद्रगुप्त के परदादा, पितामह, पिता और माता का उल्लेख है। उनकी माता कुमार देवी लिच्छवी गण से संबंधित थी, जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराज
अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी, एक ऐसी उपाधि जिसका प्रयोग समुद्रगुप्त ने भी किया था। उनके परदादा परदादा का उल्लेख केवल महाराजा के रूप में किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे परिवार धीरे धीरे महत्व में बढ़ गया हो। अब आपको देखिए विक्रम संवत, ये आपका जो स्टार्ट हुआ था 58 बीसी में स्टार्ट हुआ था। चंद्रगुप्त सेकंड जिनके द्वारा शाक और विक्रमादित्य टाइटल दिया गया था विक्रमादित्य, और जिनकी विक्ट्री किस पर हुई थी, शाक के ऊपर। नेक्स्ट है अरेंज द टाइटल इन ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंट राजा महाराजा धीराज महाराजा। अरे जो आपका टाइटल है जो दिया गया था, पहले राजा फिर महाराजा अधिराजा और महाराजा। समुद्रगुप्त का नाम राजवंश के बाद के शासकों जैसे उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशावली पूर्वजों की सूची में आता है। हम उसके बारे में शिलालेख और सिक्कों से जानते हैं। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया जहां उन्होंने अंतिम शक वंश को पराजित किया था, जैसा इस बॉक्स में गिवन है। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया जिन्होंने अंतिम शक वंश को पराजित किया। बाद की मान्यता के अनुसार उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेशन 10 में, यानी चैप्टर 10 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला है हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। अब आपका है हर्षवर्धन और हर्षचरित। गुप्त शासकों के बारे में हम उनके शिलालेखों और सिक्कों से जान सकते हैं कि कुछ राजाओं के बारे में हम उनके जीवनी से भी जान सकते हैं। हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 1400 वर्ष पहले शासन किया था, ऐसे ही शासक थे। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने उनके जीवनी हर्षचरित संस्कृत में लिखी। उनमें से हमें हर्ष की वंशावली मिलती है और यह उनके राजा बनने के साथ समाप्त होगी। और जुआंग जोंग जिसके बारे में हम लोगों ने सेशन 8 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हर्ष के दरबार में बहुत समय बिताया और जो कुछ उसने देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ा। नेक्स्ट है हर्षा वॉज नॉट द एल्डर सन ऑफ द हिज फादर। हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन अपने पिता और बड़े भाई दोनों की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना और उसका साला कन्नौज का शासन था ब्रदर इन लॉ। जैसा आप लोग मैप नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं। ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। उसे बंगाल के शासक ने मार डाला था। हर्ष ने कन्नौज राज्य पर अधिकार कर लिया और फिर बंगाल के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। यद्यपि वह पूर्व में सफल रहा तथा उसने मगध और संबंधा बंगाल पर भी विजय प्राप्त की, यद्यपि वह अन्यंत्र उतना सफल नहीं हुआ। उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके डेक्कन में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। नेक्स्ट अब आपका है पल्लव चालुक्य एंड पुलकेशिन प्रसति, यानी कि पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन की प्रसति। इसकी अवधि के दौरान पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक राजवंश थे और पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब के आसपास केंद्रित। चालुक्य की राजधानी ऐहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ अनेक मंदिरों के साथ एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पल्लव और चालुक्य अक्सर एक दूसरे की भूमि पर आक्रमण करते थे, विशेषकर राजधानी शहरों पर जो समृद्ध शहर। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति प्रसति से जानकारी मिली। इससे हमें उनके पूर्वज के बारे में पता चलता है कि जिसका पता पिता से पुत्र तक 4 पीढ़ियों तक चलता है। पुलकेशिन को राज स्पष्टता उसके चाचा से मिला। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेक्टेशन अलोंग बोथ द। चालुक्य की राजधानी ऐहोल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर जितने भी रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने वेद और पूर्वी तट दोनों पर अभियानों का नेतृत्व किया। उसके अलावा उन्होंने हर्ष की प्रगति को रोक दिया। कविता में शब्दों का दिलचस्प खेल है। हर्ष का अर्थ है खुशी। कवि कहते हैं कि इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन ये पल्लव राजा पर भी हमला किया जिन्होंने कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण ली थी। बट द चालुक्य लेकिन चालुक्य की विजय अल्पकालिका थी। अतः पल्लव और चालुक्य दोनों में से राष्ट्रकूट और चोल राजवंशी से संबंधित नए शासकों को रास्ता दिया, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में।
नेक्स्ट है हाउ वेयर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड। इन राज्यों का प्रशासन कैसे होता था। पहले के राजाओं की तरह इन शासकों के लिए भी भू राजस्व महत्वपूर्ण बना रहा और गांव प्रशासन की मूल इकाई बने रहे। कुछ नई प्रगति भी हुई। राजाओं ने अधिक सामाजिक या राजनीतिक और सैन्य ताकत के कारण शक्तिशाली लोगों का समर्थन जीतने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर अपने वंशानुगत हो गए थे। इसका मतलब यह है कि इन पदों पर पिता के बाद बेटे का काबिज होते थे। उदाहरण के लिए कवि हरिशेषन अपने पिता की तरह महादंड नायक या मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर होता था। उदाहरण के लिए महादंड नायक होने के अलावा हरिशेषन कुमार अमात्य था, जिसका अर्थ है कि एक महत्वपूर्ण मंत्री, और सदी विग्रहिक, जिसका अर्थ है युद्ध और शांति का मंत्री। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन में संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात सुनी जाती थी। इनमें से नगर की श्रेणी या मुख्य बैंकर या व्यापारी शामिल थे। सातवां या व्यापारिक कारवां का नेता प्रथम कुलीन या मुख्य शिल्पकार और कार्यस्थों का मुखिया या शास्त्री था। ये नीतियां यथोचित रूप से प्रभावी थीं, लेकिन देर सवेर इनमें से कुछ शक्तिशाली लोग इनमें इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिए। आपके विचार से वंशानुगत अधिकारी होने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान रहे होंगे। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है आ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका एक नए प्रकार की सेना। पहले के शासकों की तरह इनमें से कुछ राजाओं के पास हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिकों वाली एक सुव्यवस्थित सेना थी। इसके अलावा सेना के नेता भी थे जो राजा को जरूरत पड़ने पर सेना मुहैया कराते थे। उन्होंने नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। उसके बदले उनमें से कुछ को भूमि अनुदान प्राप्त हुआ। वे भूमि से राजस्व इकट्ठा करते थे। उसका उपयोग सैनिकों, घोड़ों के रख रखाव तथा युद्ध के लिए उपकरण उपलब्ध कराने में करते थे। और इन लोगों को समानता के नाम से भी जाना जाता था। जब भी शासक कमजोर होता था, समता स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम, यानी कि दक्षिणी राज्यों में सभाएं किस तरीके से होती थी, आइए जानते हैं। पल्लवों के शिलालेखों में अनेक स्थानीय सभाओं का उल्लेख है। इसमें से सभा भी शामिल है जो ब्राह्मण जमींदारों को एक सभा थी। यह सभा उप समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जो सिंचाई, कृषि कार्यों, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों आदि की देखभाल करती थी। और उर एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमीन के मालिक ब्राह्मण नहीं थे। और नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। यह संभव है कि इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली जमींदारों और व्यापारियों का नियंत्रण था। मैनी ऑफ द दिस लोकल असेंबली, इनमें से कई स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका राज्यों में साधारण लोग। हम नाटकों और अन्य कहानियों से आम लोगों के जीवन की झलक पा सकते हैं। आइए हम इनमें से कुछ पर नजर डालें। कालिदास राजा के दरबार में जीवन दर्शाने वाले अपने नाटकों के लिए जाने जाते हैं। इन नाटकों की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि राजा ज्यादातर ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि राजा ब्राह्मणों के अलावा अन्य महिला पुरुष का प्राकृत का उपयोग करते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक के एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के बीच प्रेम की कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे की दुर्दशा का दिलचस्प वर्णन मिलता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया जिसमें एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली जो राजा ने शकुंतला को दी थी, लेकिन जिसे गलती से एक मछली ने निगल लिया था। जब वह उसे लेकर महल ले गया तो दरबानों ने उन पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी ने बहुत बुरा व्यवहार किया। हालांकि जब राजा ने अंगूठी देखी तो वह खुश हुए और उसने मछुआरों के लिए इनाम भेजा। फिर पुलिस अधिकारी और दरबार ने इनाम में से कुछ हिस्सा लेने का फैसला किया और मछुआरों के साथ पानी पीने चले गए। क्या आपको लगता है कि अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिल जाए और वह पुलिस को इसकी सूचना दे तो उसे उसके साथ आज भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा? तो आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिसे प्राकृत भाषा में शिक्षा दी तथा एक राजा का नाम बताइए जिसके प्राकृत भाषा में अभिलेख जारी किए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इन सबका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है द किंग्स आर्मी। द किंग्स आर्मी
यानी कि राजा की सेना। राजा भारी मात्रा में उपकरण लेकर यात्रा करता था। हथियारों के अलावा बर्तन, धूप दान, फर्नीचर, सोने के पावदान, भोजन, बकरी, हिरन, खरगोश जैसे जानवर, सब्जियां, मसाले जैसी दैनिक उपयोग की जाने वाली चीजें जिन्हें गाड़ियों पर ले जाया जाता था, या ऊंट और हाथी जैसे जानवरों पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ ढोल बजाने वाले संगीतकार और सींग और तुरई बजाने वाले अन्य लोग थे। रास्ते में ग्रामीणों को उसका आतिथ्य करना पड़ा। वे दही, गुड़ और फूल लेकर आए और जानवरों के लिए चारा भी रखा। उन्होंने राजा से मिलने और उनके सामने अपनी शिकायतें और याचिकाएं रखने की कोशिश की। सेना अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ गई। हाथियों ने अक्सर ग्रामीणों की झोपड़ियों को रौंद दिया और व्यापारियों के कारवां में जूते बैल शोरगुल से डरकर भाग गए। जैसा कि बाण भट्ट कहते थे कि सारी दुनिया धूल में समा गई। सेना के साथ जो भी चीजें लाई गई उनकी सूची बनाई। तो ये आपका जन और फ्रेंड्स, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो हम हमारे इस लेसन 9 में आपके आए थे। प्रस्ती क्या है, आर्यभट्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। दक्षिण पथ क्या है, कैनियोलॉजी क्या है, हेरिडिटी ऑफिसर क्या है, सामता, असेंबली और नागरम क्या है, हम लोगों ने डिस्कशन किया। और कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको एक समरी के फॉर्म में दिया गया है कि गुप्त वंश की शुरुआत लगभग 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासन काल लगभग 1400 साल पूर्व स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपका जो लेसन 9 है, न्यू एम्पायर एंड किंगडम, फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हम लोगों ने लेसन 9 हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट डिस्कस किया इस वीडियो सेशन में। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्स्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट को, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल। और फ्रेंड्स, आज का जो लेसन 9 है क्लास 6 हिस्ट्री का फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।